आइए आपको कुछ बातें बताते हैं, मैप के जरिए दिखाते हैं कि क्या परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले हम आपको मैप पे दिखाएंगे कि कौन सा मुल्क, क्यों इजराइल कौन से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। पहला वो हम दिखाएंगे आपको, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये देखिए इजराइल यहां पर छोटा सा ये मुल्क है जो आप देख रहे हैं, और यहीं को लेकर पूरी लड़ाई है। ये है गाजा, जो शायद बहुत जूम इन करने पर दिख पाएगा। ये देखिए, ये गाजा, ये वेस्ट बैंक, ऊपर ये लाल वाला लेबनान है, और ये पूरी लड़ाई इधर इजिप्ट है, इधर सीरिया है, ये तमाम देश आप छोड़ दीजिए। मुल्क जो है, यहां से ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से उस पर हमला किया है। लेबनान यहां पर इस बॉर्डर में उत्तर इजराइल में उसके नागरिकों पर हमला ना करे, इसीलिए लगातार लेबनान एक फ्रंट खोलकर आगे बढ़ रहा है। उसने ये तय किया हुआ है कि हिजबुल्लाह का यहां पर अंत करेगा, और उसका सारा फोकस इस वक्त लेबनान में हिजबुल्लाह पर है। वहीं ईरान, चूंकि नसरल्लाह और ये फ्रंट माने जाते हैं, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, ये तीनों मिलिटेंट फ्रंट माने जाते हैं ईरान के। और इसीलिए जब नसरल्लाह को वहां मारा गया तो ईरान ने उसके बाद फेस सेविंग करनी थी पूरी उसकी। आप समझ लीजिए कि उसका जो अपने देश के अंदर हो, खामेनेई का, या फिर इस पूरे इलाके में, इस बात पर उसको फेस सेविंग करने की जरूरत आ गई, क्योंकि सवाल उठने लगे कि ईरान कर क्या रहा है। हानिये को जाकर, हमास चीफ हानिये को ईरान में जाकर इजराइल ने मार दिया, नसरल्लाह को लेबनान में मार दिया। अब खबर आ रही है सैफुद्दीन जो नया हिजबुल्लाह का हेड बना था उसको भी मार दिया है। तो ये हमने आपको पूरा दिखा दिया, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, ईरान हो, ये तमाम मुल्क जो लगातार अब इस फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं। बदल दीजिए मैप को और हम आपको दिखाते हैं कि आज आपने सुना किस तरह से ग्रैंड मस्जिद के सामने अयतुल्लाह अल खमैनी, जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान का, वो भाषण दे रहे थे, और मतलब एक तरह से नमाज की शुरुआत, और उस पर उन्होंने कहा सभी मुस्लिम देशों को एक साथ हो जाना चाहिए। क्या ये मुमकिन है? दिखता नहीं है। क्यों? हम आपको बताते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान शिया मुल्क, एक तरह से आप समझिए उसे, ज्यादा वहां पे हिजबुल्लाह तो एक शिया आउटफिट ही है। ईरान में 5 से 20% सिर्फ शिया मुस्लिम है। शिया और सुन्नी का एक बहुत बड़ा डिवाइड है, और इसमें देखा जा रहा है कि जो ये शिया मुल्क है, चाहे ईरान है, लेबनान है, इन सब में आप देख रहे हैं कि उनका फोकस है। इराक में भी 21 से 40% ही सुन्नी है, तो सुन्नी बहुत कम है, चाहे ईरान हो, चाहे लेबनान हो। लेकिन जिन देशों में सुन्नी बहुल आप जिन्हें कह सकते हैं, चाहे सऊदी अरब हो, पावरफुल देश है, ऐसे मुल्क हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जो कि मायने रखता है ऐसे वक्त पर, वो बिल्कुल दूसरी तरफ देख रहे हैं। वो इस जंग में ना घसीटे जाना चाहते हैं, ना ही अपने लोगों को घसीटना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। ये आरोप भी ईरान और ऐसे देश लगाते हैं कि इन्होंने अमेरिका से हाथ मिला लिया है, लेकिन इन मुल्कों का फोकस तरक्की पर है, विकास पर है, वो उस पर फोकस कर रहे हैं। चाहे इतना बड़ा हिस्सा जो आप सऊदी अरब का देख रहे हैं, कतर का देख रहे हैं, यूएई, ये सुन्नी बहुल देश है। 81 to 100% यहां पर सुन्नी मुस्लिम्स हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि मिस्र भी देखिए आप, मिस्र एक वक्त पर मिस्र की ऐसी हालत थी, गाजा उसके पास था, इधर जॉर्डन के पास वेस्ट बैंक था। मिस्र की जो भूमिका थी वो बहुत ही कट्टर देखी जाती थी, लेकिन उसने बहुत बड़ा यू टर्न लिया। तो ये जो सुन्नी बहुल मुल्क है, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को दूसरी तरफ रखा है, और इसीलिए माना जा रहा है कि जिस बात की दुहाई बार बार अयतुल्लाह अल खमैनी दे रहा है कि ये मुस्लिम देशों को एक होने का वक्त है इजराइल को घेरने के लिए, उससे ये सभी मुल्क अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगला ग्राफिक्स जल्दी से आपको दिखा देते हैं, जिसमें इजराइल और ईरान की जो युद्ध क्षमता है उसका कंपैरिजन है, जिसके बाद हम मेहमानों के पास चलेंगे उनसे चर्चा करने के लिए। सबसे पहले किसकी कितनी ताकत में? ईरान, जिसके पास मिलिट्री रैंकिंग में हम आपको बता रहे हैं 14 नंबर पर है, और इजराइल 17 नंबर पर है मिलिट्री। ये ग्लोबल फायर पावर 2024 इसका सोर्स है इंफॉर्मेशन का। ईरान 995 करोड़ डॉलर्स, और इजराइल के पास ये जो रक्षा बजट है वो 2440 करोड़ बजट है। तो रक्षा बजट आप समझ गए। जवान देखिए तो बहुत ज्यादा ईरान के पास कंपैरिजन में, लगभग 6 गुना, 1.7 लाख, और उधर ईरान के पास जवान है 6.1 लाख। एयरक्राफ्ट 551 वहां है, तो इजराइल छोटा सा मुल्क लेकिन उनसे ज्यादा है। ईरान के पास फाइटर एयरक्राफ्ट 186, इनके पास 241 है इजराइल के पास। ईरान के पास हेलीकॉप्टर्स 129 है और 146 है इजराइल के पास। टैंक्स 1996 ज्यादा है इजराइल से 1370। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह का मुकाबला है। अगर आप युद्ध क्षमता में दोनों देशों को देखें तो आसपास है,
और चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजय मसंद साहब, मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि जो खामेनेई ने आज स्पीच दी और मतलब नमाज को लीड किया और मुस्लिम देशों को, मतलब वो धार्मिक आधार पर तमाम देशों को कह रहे हैं कि आप एक साथ आइए और आप इस जंग में हमारे साथ आइए। ऐसे में क्या परिस्थिति आपको दिखाई देती है? क्या वो इस सावे में मुस्लिम देशों को एकजुट होने में जरा भी कामयाब होती? क्योंकि हमने दिखाया आपको। दूसरी तरफ इजराइल क्या कर सकता है? अमेरिका किस हद तक, मतलब इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि किस हद तक जाना है? फेस सेविंग तो करना है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स ठोके हैं, ऐसे में क्या होगा? पहले मैं जवाब दूंगा इजराइल क्या कर सकता है। ठीक है, देखिए, हम सबको समझना पड़ेगा इजराइल का स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है। जब तक वो नहीं समझेंगे वे ये लड़ाई समझ में नहीं आएगी। क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि ये टारगेट ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन मिल क्या रहा है? लड़ाई बढ़ती चलेगी। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव बहुत साफ है। मैं अगर इसको बोलूंगी, ये डिटरेंस बाय डिनाइल है। मतलब ये जो थ्रेट है जो आपके मैप में भी दिखाई है, ये सारी थ्रेट को एलिमिनेट करना या दूर भगाना अपने पड़ोसी देशों से। उसकी मैन पावर, उसकी लीडरशिप, उसके जो मिलिट्री वेरविदौल है, हथियार वगैरह, उसमें इतनी कमी पेशी कर देनी, इतनी गिरावट की भविष्य में तकरीबन 50-60 साल तक ये देश वापस इजराइल में हमला ना करें। और ये स्ट्रैटेजी इसलिए है क्योंकि कितने युद्ध हो चुके हैं। 2006 हिजबुल्लाह के साथ हुआ था, उसके बाद फिर हिजबुल्लाह ने इन पे हमला कर दिया, हमास ने तो कर ही दिया है, ईरान भी कर रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी है डिटरेंस बाय डिनाइल, इन सबको पीछे धकेलना। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर है और इस मिशन में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किया। सबसे पहले हमास को डिस्ट्रॉय किया, हिजबुल्लाह टॉप लीडरशिप को तकरीबन 9 से 10 सीनियर कमांडर्स को ध्वस्त कर दिया है और इनकी जो कमांड कंट्रोल है वो ध्वस्त कर दी गई है। छोटे मोटे कार्डर्स अभी हैं, वो लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे। ईरान में जहां तक सवाल है, ये हमास में इन्होंने इस्माइल हानिया को मारा। तो कहने का मतलब है टॉप लीडरशिप को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एलिमिनेशन कर रहे हैं धीरे धीरे, जिससे भविष्य में ये थ्रेट ओवरकम हो जाए। अब जो आज ये स्टेटमेंट इसने दिया है और ये इजराइल क्या कर सकता है, देखिए इजराइल अभी हमला पक्का करेगा। क्या करेगा? वो ईरान को टारगेट करेगा क्योंकि वो नर्व सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है जहां से पावर एमिनेट हो रहा है, जहां से पावर मिल रहा है। ये सारे जो लड़ रहे हैं, हुतीज, हमास, हिजबुल्लाह, सारी फंडिंग, सब मिलिट्री ट्रेनिंग, सब कुछ यहां से आ रहा है। तो उसको भी वो काटेंगे और वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। और जो दूसरा आपने सवाल उठाया, ये जो मुस्लिम यूनिटी के लिए, ये मेरे को संभव नहीं लगता। कारण ये है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं शिया सुन्नी। दूसरा, अरब रीजन में ये रीजनल राइवलरी है। सऊदी अरेबिया आगे रहना चाहता है, टर्की आगे रहना चाहता है, इजिप्ट आगे रहना चाहता है, ईरान आगे लगता है। तो ये पैन जो एक इस्लामाइजेशन की है ना, इसमें सब लीडरशिप करना चाहते हैं। और आखिरी में गल्फ कॉपरेशन जो काउंसिल कंट्रीज हैं, यूएई, बहरीन, ओमान, इनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं ईरान के साथ। यूएई के 3 आइलैंड्स उनके कब्जे में हैं। तो कैसे वो इनका साथ देंगे? वो तो एकदम नामुमकिन सी बात है। ऐसा लगता है कि अपना फेस सेविंग का मैकेनिज्म है। बेनी बेंजामिन साहब, मैं आपके पास एक बार आना चाहती हूँ। इराक में नसरल्ला के मारे जाने के बाद 100 न्यूबॉर्न बेबीज, 100 नवजात जो बच्चे हैं, शिशु, उनका नाम नसरल्ला रखा गया है। अब देखिए, ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये दिखाता है कि किस तरह की मानसिकता इस वक्त है और आपको उस मानसिकता से भी लड़ना है और आपको जमीन पर भी लड़ना है। इस वक्त की स्थिति के बारे में आप क्या बताएंगे? और अगर आपके जरिए हम ये समझ सके, इंसाइट मिल सके कि इजराइल क्या कर सकता है। कई लोगों का मानना है, जो ये जानते भी हैं कि इजराइल किसी ना किसी तरीके से ईरान को जवाब देगा, वो ये मानते हैं कि ऑयल फैसिलिटी या न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर एस्केलेशन एक वर्ल्ड वॉर के रूप में भी पहुंच सकता है। बेनी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल इजराइल जो है, एक बात सही है कि जो हमारे सामने जो खड़ा है वो सोल्जर है, हमारा दुश्मन नहीं है। और जो हमारे पीछे खड़े हैं वो हमारे नागरिक है, वो हमारे पब्लिक है। उनको हमको तकलीफ नहीं देना है, बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे जो सोल्जर्स है वो आगे चलते हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, नसरल्ला के नाम से 100 नहीं 1 लाख भी नाम रखेंगे। आई थिंक न्यू फ्यूचर उन लोग को, बच्चे लोग को सिखाएंगे हाउ टू गेट इन दिस कंट्री
how to behave in this world, I think उन लोग नसरल्ला नहीं बनेंगे. उन लोग बनेंगे जैसे एमिरेट्स है, जैसे सऊदीया है, जैसे इजिप्शियन जॉर्डनियंस हमारे साथ है, वैसे सोच कर बनेंगे. That will bring peace to them also. ये लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होगी. सुन्नी और शिया की जो लड़ाई बहुत साल पहले चालू है, हमारे कंट्री के पहले भी चालू है, तो ये कभी वॉर खत्म नहीं होंगी. ये जो हल है वो धार्मिक हल बनाएंगे तो कभी नहीं खत्म होगी. बनाएंगे इंसानियत की साइड से बनाएंगे तो ये हल जल्दी से खत्म हो जाएंगे. ईरान जो अभी फ्राइडे को उनके जो the head of the Iranians, what he said on Friday, he was supposed to talk about peace and not about a war on this holy. देखिए ना बेनी साहब, वो तस्वीर भी दिखाइए. बेनी साहब, पीस की बात कैसे, मतलब आप देखिए हाथ में हथियार है. जब वो एड्रेस भी कर रहे हैं नमाज के वक्त तो उनके हाथ में हथियार है, और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं उसमें कहीं शांति की बात तो दिखी नहीं. फुल फ्रेम काट दीजिए एक बार ताकि दिख सके, वैसे ही बड़ा छोटा है. पब्लिक भी फुल फ्रेम दिखा दीजिए एक बार जी. उन लोग की पब्लिक भी डिवाइडेड है. उन लोग की पब्लिक आई थिंक समवेयर अबाउट 70%, 70% उन लोग की पब्लिक ये वॉर चाहती नहीं है. 30% चाहती है बिकॉज दे आर फैनेटिक्स, व्हाटएवर मुस्लिम दे आर. सो ये तो बोलता है और बोलने को बोलेगा. हम लोग के साथ डायरेक्ट वॉर होगा नहीं उसका, वो प्रॉक्सी के साथ ही करेगा हमारे साथ वॉर. और वो ही अभी उसको खट रहा है कि इसका प्रॉक्सी जो लेबनान में था, ही वाज थिंकिंग वो पावरफुल प्रॉक्सी था, उसका भी हवा बंद हो गई अभी. So that's why he is trying to do something that it is not possible. जी ठीक है. अजय जैन भुट्टोरिया साहब, अमेरिका क्या सोच रहा है? जो बाइडेन ने बीते दिन जो कहा वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अब टेबल पर बात करने की बातचीत है, लेकिन इजराइल ईरान के मिसाइल्स वाले हमले के बाद आपको लगता है शांत रह जाएगा? दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए वो इस लेबनान वाले फ्रंट पे चाह रहे हैं कि एक डिसाइसिव कंक्लूसिव लड़ाई हो, पर आपके सामने कौन खड़ा है? ऐसे लोग खड़े हैं जिनको अपने लोगों को भी बताना है कि नहीं हम डरे हुए नहीं है. हालांकि खुद ही हमने देखा किस तरह से कई दिनों से छिपे फिर रहे थे खामेनेई साहब, पब्लिक में नहीं आ रहे थे, और उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने नसरल्ला को भी कहा था कि तुम छिप जाओ कहीं, तो उसकी भी जान बच जाती. तो ये तो हालत है इनकी. बट यूएस क्या सोच रहा है, अमेरिका क्या चाहता है, इजराइल क्या करे? आई थिंक जो बेसिकली जो डिजायर्ड आउटकम है कि गाजा में जो होस्टेज है उनको रिलीज किया जाए, और उसके बाद में पैलेस्टीनियन की जो गाजा में जो पैलेस्टीनियन की प्रॉब्लम्स है उसको कम हो, और रीजन में पीस हो. लेकिन जो पॉसिबल आउटकम्स है अभी की सिचुएशन में, वार कुड एस्केलेट, और जो अगर ईरान कंटिन्यू करता है इजराइल के ऊपर अटैक करना, तो अमेरिका जो है इजराइल के साथ स्ट्रांगली खड़ा है, और हो सकता है कि इजराइल को सपोर्ट करे कि फर्दर अटैक्स में उसके न्यूक्लियर साइट्स या जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स है उसके ऊपर. तो ये आउटकम इस वीक डिफाइन हो जाएगा कि ये डी एस्केलेट होता है या फर्दर एस्केलेट होता है. लेकिन अमेरिका उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है. जनरल सिवाज जल्दी से आपके पास आते हुए. जनरल सिवाज, इजराइल के साथ में बिल्कुल. इजराइल अभी, आज मैं पहले भी ये कह रही थी, खामेनेई खुद भी दो धारी तलवार पे खड़े हैं, एक के बाद एक आपके नेताओं. मतलब हानिये को तो ईरान में मार दिया, यहां हिजबुल्लाह में जिस तरह का इन्फिल्ट्रेशन है, नसरल्ला को मार दिया इजराइल ने. और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जिसको बनाया गया था, जो एक तस्वीर है कि वो चूमता हुआ हथियारों को हिजबुल्लाह को बचाने की बात कर रहा था, खबर आ रही है कि उस नए सैफुद्दीन जो नया हेड बना उसको भी मार गिराया है. पुष्टि होनी है इसकी. तो एक तो ये देखिए ईरानी सेना के डेप्यूटी कमांडर की धमकी आई है. ये बता देते हैं अपने दर्शकों को, ईरान पर हमले की गलती ना करे इजराइल. ईरान अब ये कह रहा है कि हम पर हमला ना करे, वरना अगर ऐसी गलती हो तो हम उन पर हमले करेंगे. तो दोधारी तलवार में इसलिए कह रही थी कि इतना फेस लॉस हुआ इनका कि आपके इतने बड़े बड़े टॉप लीडर्स को एक के बाद एक मार रहे, घुस के मार रहे, खुद खामेनेई को छिपते फिरना पड़ रहा है डर से. तो उनको आज ऐसे सामने आकर लोगों के बीच में इस तरह का आग उगलना ही था. लेकिन दूसरी तरफ इजराइल से भी किस हद तक जाएंगे उनको सोचना पड़ेगा. देखो ईरान किस हद तक जाएगा, अब वो बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ इजराइल. ये सच्चाई है कि आप समझें कि इजराइल हरदम चाहता था कि किसी तरीके से ईरान इस लड़ाई में आए, और वो ईरान अभी लड़ाई में आ गया है. जिस प्रकार से उसने 200 के करीब जो मिसाइलें
एक प्रकार से फायर की हैं इजराइल पे, उसका नुकसान तो कोई खास नहीं हुआ, मगर ये सच्चाई पलटवार तो करेगा इजराइल, और बहुत पुख्ता करेगा, ये याद रखो, क्योंकि पहला मौका है और बहुत ही सटीक मौका है। जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, आयरन, और दूसरा उसकी जो बेसिकली ऑयल की, एनर्जी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी बर्बाद करेगा, और कहीं ना कहीं उसका जो कमांड स्ट्रक्चर है ईरान का, IRGC का, उसको बर्बाद करेगा। ये सच्चाई है, कब करेगा ये डिपेंड करता है कि अब सिचुएशन क्या है। इजराइल जल्दबाजी नहीं करेगा, मगर उसने करना है, क्योंकि ये मौका उसको मिल गया है। ईरान एक्चुअली नहीं आना चाहता था इस लड़ाई में, ईरान की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, जो जेस्कियान प्रेसिडेंट बने हैं वो मॉडरेटर हैं, उनको पता था कि किसी तरीके से हम इस लड़ाई में ना आए, अपने प्रॉक्सी से लड़े, हिजबुल्लाह, हमास और होती, या आपकी मलेशिया, इराक, सीरिया में, मगर अब उनको आना पड़ा। फेस सेविंग आपने बहुत अच्छा बताया था अंजना, कि ईरान के पास भी कोई चॉइस नहीं थी। हसन नसरुल्लाह को मार दिया, इस्माइल हानिया को मार दिया, फवाद शकूर को मार दिया, इब्राहिम अकील को मार दिया, और सैफुद्दीन जो कि अभी नए कमांडर बने थे एक प्रकार हिजबुल्लाह के, उनको भी मार दिया, ऐसा सुनने में आया। तो सच्चाई यह है, पलटवार तो करना था, क्योंकि वो फेस सेविंग था। मगर अब इजराइल क्या करेगा? देखो, इजराइल पहली बात तो आप देखें लेबनान में क्या करेगा। इजराइल का लेबनान के अंदर 2 मिलिट्री एम है। एक तो कहीं ना कहीं उसको बफर जोन बनाना है। 17,000 के करीब इजराइल से लोग नदन इजराइल से पलायन कर गए हैं, उनको वापस लाना है। वो वापस जब ही लाएगा जब लेबनान के अंदर हमला करेगा। लेबनान में जो ये हिजबुल्लाह है, इसको सदर लेबनान से सेंट्रल लेबनान की तरफ देखेगा, तो ये तो पक्का है कि ये ग्राउंड ऑपरेशन होगा। उसको भी वो सोच समझ के कर रहा है, और उसके बाद वो हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी को इतना खत्म करना चाहता है जैसे कि हमास की होगी। आने वाले समय में वो एक प्रकार से मिलिट्री थ्रेट ना बने। तो ये सच्चाई है, ये है। अब आपने पूछा था कि क्या मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइड है या कोई ना कोई ईरान के साथ है। देखो, ईरान के साथ सुन्नी वर्ल्ड नहीं है, ये मैं मानता हूं। हमास जो है वो एक सुन्नी मिलिशिया है, जबकि हिजबुल्लाह और होती रिबल जो हैं वो शिया हैं। मगर जो शिया के भी देश आप देखो, यमन है, सीरिया है, या इराक है किसी हद तक, और तो ये भी इतने इसके साथ नहीं खड़े। और जो सुन्नी देश हैं, चाहे सऊदी अरेबिया, ओमान, जॉर्डन, ये बिल्कुल इसके साथ नहीं खड़े हैं। वो इकोनॉमी डेवलपमेंट चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ये लड़ाई बढ़े। मगर अब सच्चाई है, ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इजराइल अभी इसको छोड़ेगा नहीं। और जब आप मिलिट्री की कैपेबिलिटी को कंपेयर कर रहे थे कि हाँ ईरान 14वें नंबर है, 17, ये याद रखो, इनके आगे बॉर्डर जो है नहीं मिला हुआ। लड़ाई होगी रॉकेट, मिसाइल और एयर पार की। एयर पार में इजराइल ईरान से बहुत आगे है। और यह भी समझे आप, जैसे ही ईरान अब लड़ाई के अंदर आ गया है, इजराइल पलटवार करेगा, तो अमेरिका उसके साथ खड़ा है। तो अमेरिका भी अगर इजराइल के साथ है, तो आप देखें कितनी ज्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटी हो जाती इन दोनों की। तो मुझे लगता है ईरान को बहुत नुकसान होगा। बहुत बड़ी मुश्किल ईरान के लिए होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।